इन दिस फॉर द सेकेंड ईयर आपने क्या किया कि 4 मिलियन जो आपकी बिगनिंग मार्केट वैल्यू है उसको डिवाइड किया 20 मिलियन के साथ टोटल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, तो आपके पास मार्केट वेट कितना कैलकुलेट हुआ 0.20 का। एंड फॉर द थर्ड ईयर जब आपने 15 मिलियन को डिवाइड किया 20 मिलियन के साथ, तो आपके पास मार्केट वेट फॉर द थर्ड ईयर थर्ड इन्वेस्टमेंट विच इज द सी कितना मार्केट वेट कैलकुलेट हुआ 0.75 का। आप जो मार्केट वेट्स प्रोवाइडेड है आपने उससे वेटेड जो है होल्डिंग पीरियड यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करना है कि आपने 20% जो आपके पास होल्डिंग पीरियड यील्ड आ रहा है आप उसको मार्केट वेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब आपके पास 20% आ रहा है फॉर द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको 0.20 को मल्टीप्लाई करोगे 0.05 के साथ, तो रिजल्टेंट वेटेड होल्डिंग पीरियड यील्ड कितना कैलकुलेट हो जाएगा 0.01 का। इसी तरीके से 5% जो कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट के लिए 0.05, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट वेट विच इज 0.20, तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू 0.01 की कैलकुलेट हो जाएगी। थर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए होल्डिंग पीरियड यील्ड इज 10% विच विल बी मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वेट ऑफ 0.75, तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 0.075 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मार्केट वेट एंड द वेटेड होल्डिंग पीरियड यील्ड्स। अब हमने ये कहा था कि पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए जब मीन हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैलकुलेट करना होता है, तो हम वेटेड एवरेज ऑफ द होल्डिंग पीरियड यील्ड्स फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स इन द पोर्टफोलियो को जो है यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये जो इन्वेस्टमेंट्स हुए इसका टोटल 0.095 विच इज द 9.5%, तो हमारा होल्डिंग पीरियड यील्ड फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9.5%। अगर आप इसको दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट करेंगे where we have used the beginning value divided by the ending value of the ending value divided by the beginning value of the investment, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारे पास एंडिंग वैल्यू आ रही है 21,900,000 डिवाइडेड बाय द बिगनिंग वैल्यू विच इज 20 मिलियन, तो रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना कैलकुलेट हो रहा है हमारे पास 1.095 का। और इस होल्डिंग पीरियड रिटर्न में से जब हम -1 करते हैं तो हमारे पास होल्डिंग पीरियड यील्ड ऑफ 0.095 कैलकुलेट हो जाएगा जो कि इक्वल होगा 9.5% के। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मीन रिटर्न ऑफ द मीन हिस्टोरिकल रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट्स थी इस पोर्टफोलियो में जो कि 3 थी इस केस में, हमारा उसका होल्डिंग पीरियड यील्ड कितना आ रहा है 9.5% का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है और इसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। टिल डेट हमने डिस्कस किया कि हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न क्या होता है, होल्डिंग पीरियड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, फिर हमारे पास हिस्टोरिकल होल्डिंग पीरियड रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, अरिथमेटिक मीन के थ्रू कैसे कैलकुलेट होता है, ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू कैसे कैलकुलेट होता है, और फिर पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हम हिस्टोरिकल रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। What is the risk? Risk is basically the uncertainty that an investment will earn its expected rate of return. इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की विद एक्सपेक्टेशन कि मुझे इतना रिटर्न रिसीव हो जाएगा, उस वो मिलता है या नहीं मिलता, यानी आप डुइंगलिंग बिटवीन द टू कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको हम रिस्क कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द रिटर्न क्या होगा और चांसेस टू अर्न द रिटर्न कितने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि आप 10% का रिटर्न जो है वो रिसीव करेंगे और आप 5% का करते हैं या फिर आप 15% का करते हैं या फिर आप 0% का करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद ईच रिटर्न ऑफ दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न वो आपका रिस्क होगा। तो हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय द पॉसिबल रिटर्न्स, मीन्स कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होंगी एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर रिटर्न और द इन्वेस्टमेंट, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने भी पॉसिबल रिटर्न्स होंगे और उसका फिर हम सम ले लेंगे, उनको ऐड ऑन कर देंगे। अब ये हुआ कि हमारे पास 3 probabilities से फॉर एग्जांपल फॉर अवर इन्वेस्टमेंट देयर आर 3 possibilities और probabilities existing। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज द 0.250 जो कि कह रही है कि हमें 5% का रिटर्न रिसीव होगा। सेकेंड इज of the 25% 0.25 which is saying that we are going to receive 10% return,
and third probability is 0.50, which is saying that we are going to receive the 8% of the return. तो हम क्या करेंगे, हर probability को उसके possible return के साथ multiply करेंगे, हर probability को उसके possible return के साथ multiply करेंगे और जितनी resultant values होंगी उनको add on कर देंगे to calculate the expected return. एग्जाम्पल को गो थ्रू करते हैं ताकि क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके कि एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरीके से कैलकुलेट होता है. अब अगर हमारे पास जितना n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होंगे. नेट प्रोडक्ट जो बिफोर सम हम क्या कैलकुलेशन कर रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द रिटर्न दैट इज एसोसिएटेड विद दैट प्रोबेबिलिटी, एड ऑन करेंगे सेकेंड प्रोबेबिलिटी, द रिटर्न एसोसिएटेड विद दिस सेकेंड प्रोबेबिलिटी, फिर उसमें कौन ऐड करेंगे, थर्ड प्रोबेबिलिटी and the return associated with that probability and so on till the nth number of returns. तो nth number of return के लिए जो probability होगी हम उसको उसके return के साथ multiply कर देंगे और इन तमाम का जो सम होगा वो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर देगा फॉर द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर गोइंग टू होल्ड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स. अब हमारे पास सम जो है वो पी आई इंटू आर आई हो जाएगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ योर investment into return of your investment. Let us begin our analysis of the effect of risk with an example of perfect certainty wherein the investor is absolutely certain of a return of 5%. इसका मतलब है हमारे पास R की वैल्यू कितनी गिवन है, 5% की, कि हमें 5% का रिटर्न जो है हम कंफर्म कर रहे हैं कि हमें 5% का रिटर्न जो है वो रिसीव होगा. When there is the conformity of the return, तो फिर हम वो कौन से वाले रिटर्न के साथ एसोसिएट करते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि जिस रिटर्न के साथ की सर्टेनिटी फुल होगी, 100% होगी, तो उसका मतलब उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड नहीं होगा. तो जो भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनमें सर्टेनिटी 100% की एग्जिस्ट करती है. Perfect certainty allows only one possible return and the probability of receiving that return is 1. इसका मतलब यह हुआ कि probability 1 और 0 के बिटवीन लाई करेगी. या तो आपकी probability है कि आप कंफर्म है कि मिलेगा, या फिर है कि नहीं मिलेगा. अगर मिलेगा तो 1 होगा और नहीं मिलेगा तो 0 होगा, और इसके बिटवीन आप लाई कर रहे हो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, कि कोई सी भी प्रोबेबिलिटी होगी लेकिन वो 0 और 1 के बिटवीन लाई कर रही होगी, where 1 is the 100% conformity and 0 is the that you are going to receive no return. Few investments provide certain returns and would be considered risk-free investments. अभी earlier discuss किया कि जो भी investment आपको 100% certainty provide कर रही होगी या authenticate कर रही होगी वो आपके risk-free investment होगी. तो हमने ये कहा कि expected rate of return कैसे calculate होता है, sum of the number of years for the probability into the return. अब हमारे पास क्योंकि एक ही probability given है इस scenario में which is 1, तो हम probability of 1 will be multiplied by the 5% which is equal to 0.05, the return which is given over here. तो हमने जब इन दोनों को प्रोडक्ट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू आ गई 0.05 की विच इज इक्वल टू 5% रिटर्न. तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द गिवन इन्वेस्टमेंट और द सिनेरियो इज 5%, जिसमें हमने ये कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारी सर्टेन है कि हमें 5% का रिटर्न जो है वो रिसीव हो जाएगा. तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न विल रेट ऑफ रिटर्न विल ऑल्सो भी इक्वल टू 5%. अच्छा, अगर अब हम सिनेरियो को चेंज कर देते हैं, पहले तो हमने ये किया कि हमने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ डिस्कस किया कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना कैलकुलेट होता है, जहां पे हमने इस चीज को कंसिडर किया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इज 100%. अब हम कंसिडर ये कर रहे हैं कि हमने सिनेरियो को चेंज किया और हमने डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो एसोसिएट कर दी अपने रिटर्न के साथ, मतलब कि हमारे पास अब डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न भी चेंज होता जाएगा. देन से फॉर एग्जांपल कि हमारी इकोनॉमी जो है वो शफल होना शुरू हो जाती है, मूव करना शुरू कर देती है. किसी टाइम पे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे चली जाती है जहाँ पे कोई भी इन्फ्लेशन नहीं होती,
तो जैसे ही हमारी हायर साइड पर इकोनॉमी मूव करती है तो हम कहते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी इज 0.15 एंड वी आर गोइंग टू रिसीव अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 20% इन दैट सिनेरियो, जब हमारी इकोनॉमी पीक पे मूव कर रही होगी और कोई भी इन्फ्लेशन नहीं होगी. The other probability or the condition is that the weak economy and the above average inflation, कि हमारे पास weak economy है और inflation भी ऑन एवरेज जो है वो ज्यादा है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.15 की है एंड द एसोसिएटेड रेट ऑफ रिटर्न विद दैट प्रोबेबिलिटी इज -0.20. इसका मतलब है कि पहले हमारा जो इन्वेस्टमेंट थी वो हमें रिटर्न जो है वो 20% का दे रही थी, जबकि जैसे ही इकोनॉमी डिक्लाइन करना शुरू करेगी तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें लॉस जो है 20% का देना स्टार्ट कर देगी. मतलब रेट ऑफ रिटर्न माइनस में है तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मीन्स दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लॉस. अब थर्ड कंडीशन क्या है? नो मेजर चेंज इन द इकोनॉमी, कि हमारा ख्याल है कि हम जिस सिनेरियो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वही सिनेरियो कैरी होगा और कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा. जब कुछ भी चेंज नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.70 की. मतलब अभी जैसे इकोनॉमी बिहेव कर रही है, इकोनॉमी ऐसा ही बिहेव करती रहेगी टिल द डेट वी आवर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू एक्सपायर. तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.70 की, कि इकोनॉमी में कोई भी चेंज नहीं आएगा. इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.70 की और उसके साथ एसोसिएटेड रिटर्न कितना है? 0.10 का. इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिफरेंट सिनेरियोज थे. इकोनॉमी चेंज नहीं करेगी, 70% चांसेस है. इकोनॉमी बहुत अच्छा मूव करेगी, 15% चांसेस है. और इकोनॉमी बहुत बुरा मूव करेगी, उसके भी 15% चांसेस है. और टोटल प्रोबेबिलिटी ऐड ऑन करके हमारे पास 1 हो गई. ठीक है, और उसका रेट ऑफ रिटर्न उसके साथ एसोसिएटेड है. अब हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करते हैं. वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड the return that is associated with that probability and the sum of the all probabilities given for the given investment. अब हमारे पास फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.15 की. We have multiplied by this probability with the return that is associated with that probability which is 0.20. एड ऑन किया सेकेंड प्रोबेबिलिटी को और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ किया? उसके एसोसिएटेड रिटर्न के साथ विच इज -0.20. सो ऑन थर्ड प्रोबेबिलिटी विच इज 0.70 और हमने उसका एसोसिएटेड रिटर्न कितना रिसीव ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 0.10 का, तो हमने 0.70 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.10 के साथ, तो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 0.07 की विच इज इक्वल टू 7%. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द गिवन इन्वेस्टमेंट वेयर देयर आर डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आर पॉसिबल, तो हमारी उन प्रोबेबिलिटीज के एग्जिस्टेंस के साथ हमारा रिटर्न जो है वो 7% का होगा. मतलब अच्छा जा रहा हो, बुरा जा रहा हो, कुछ भी ना हो रहा हो, एट द एंड ऑफ द डे हम 7% जो है वो इन तमाम सिनेरियोज के बाद हमें कंफर्म है कि हम 7% तो जो है वो रिसीव कर लेंगे. इसी तरह मूव ऑन, हमारे पास एक और सिनेरियो आ जाता है जिसमें हमारे पास डिफरेंट जो है प्रोबेबिलिटीज गिवन है. अब इस वाले सिनेरियो में देयर आर 10 पॉसिबिलिटीज विच आर अवेलेबल. मतलब जैसे जैसे आपकी प्रोबेबिलिटीज और द एसोसिएटेड रिटर्न्स विद दैट प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज करता जाएगा, हमारा रिस्क भी उसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है. ठीक है, क्या हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह की भी कंडीशन हो सकती है, तो हमारा रिस्क जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. अब हमने पहला सिनेरियो क्या डिस्कस किया था? जहाँ पे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट थी, देयर वाज नो रिस्क, तो हमारा रिटर्न कितना कैलकुलेट हो रहा था? 5% का. सेकेंड इन्वेस्टमेंट थी जिसमें हमारे पास रिस्क एसोसिएटेड था और डिफरेंट पॉसिबिलिटीज भी थी, प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट हुई. उस सिनेरियो में हमारा रिटर्न आ रहा है 7% का, मींस हायर रिस्क, और फिर हम हायर रिटर्न की तरफ मूव करना शुरू हो गए. अब हमारे पास एक पॉइंट आया है जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा रिस्क जो है वो हम सर्टेन कर रहे हैं, हम उसको कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं. अब हमारे पास 10 पॉसिबल रिटर्न्स हैं और 10 प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि उन रिटर्न्स के साथ एसोसिएट कर रही हैं. तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर दैट कंडीशन और सिनेरियो क्या होगा? अब हमने क्या किया कि हमने हर प्रोबेबिलिटी को उसके एसोसिएटेड रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सो दैट वी कैन हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ कॉन्सेप्ट्स के
टेबुलर फॉर्म में अगर हमें वैल्यूज गिवन है तो हमने कैसे यूज करनी है, और अगर हमें ग्राफिकल सिनेरियो या ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है डाटा तो हमने उसमें से कैसे वैल्यूज को पिक करना है। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है वर्टिकल एक्सेस पर, और हमारा रेट ऑफ रिटर्न गिवन है हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ -0.40 हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.10। अभी मैंने थोड़ा सिमिलर सिनेरियो रखा है, इजी सिनेरियो रखा है कि हमारी प्रोबेबिलिटी सेम मूव करनी है। यूं भी हो सकता है कि 0.40 पे 0.10 प्रोबेबिलिटी है, -0.30 की प्रोबेबिलिटी 0.15 हो, और -0.20 की प्रोबेबिलिटी 0.05 हो, 0.10 की प्रोबेबिलिटी 0.10 हो। इस तरह से भी मूव कर सकता है ग्राफ। तो हमारे पास इस वक्त प्रोबेबिलिटीज क्या है, 10 पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज। वो है कि 0.10 की हर प्रोबेबिलिटी है, और हर प्रोबेबिलिटी के साथ एसोसिएटेड रिटर्न गिवन है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, विच इज -0.40, -0.30, -0.20, -0.10, 0, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40 एंड 0.50। इसका मतलब है ये तमाम रिटर्न्स हमें मिल सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट वी आर गोइंग टू होल्ड। अब हमारे पास उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट होगा, 0.10 प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय दैट रिटर्न ऑफ -0.40, एड ऑन किया सेकेंड प्रोबेबिलिटी को उसके एसोसिएटेड रिटर्न के साथ, फिर ऐड किया थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.10 को उसके एसोसिएटेड रिटर्न के साथ, फिर से हमने प्रोबेबिलिटी को उसके एसोसिएटेड रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन टिल द 10th possibility or probability that is available with us, which is 0.50 return associated with that probability। हमने इन तमाम को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू आई वो आ गई 0.05 की, विच इज इक्वल टू 5%। इसका मतलब हुआ कि अगर हम रिस्क को सर्टेन लेवल से बियॉन्ड लेकर जाना शुरू करेंगे तो हमारा रिटर्न जो है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, और हम ज़्यादा भी रिस्क को फेस करेंगे तो भी हमारा रिटर्न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके साथ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर रही है। तो इस वाले सिनेरियो में हमारा 5% का रिटर्न आ रहा है, जबकि हम 10 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास 5% का रिटर्न आ रहा था। तो इस तरीके से डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स को हम कैलकुलेट करते, इवेल्युएट करते हैं, ताकि हमें क्लियरली आइडिया हो सके कि हमें किस इन्वेस्टमेंट में या किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए टू हैव द सिक्योर्ड एंड हाईएस्ट रिटर्न। तो अगर हम इन वाले सिनेरियोज में रिस्क के साथ मूव करें तो हमारे पास 7% का रिटर्न भी अवेलेबल है, और अगर हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ मूव करें तो 5% के तो है ही है। तो इट वुड बी बेटर कि इतने हाईएस्ट रिस्क को फेस करने की बजाय हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ वर्क कर जाएं, या फिर अदरवाइज है क्या हम कुछ रिस्क को फेस करते हुए 7% का रिटर्न जो है वो रिसीव करते हैं। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। Go through the this recorded lecture and discuss any of your queries in the online lecture which we are going to have on Wednesday at 9:15. Thank you so much.